हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, प्रयास सीरीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके आने वाले एग्ज़ाम की, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जेओआईटी क्लर्क या फिर टीजीटी जो अभी आर्ट्स के एग्ज़ाम होने हैं आपके, उसके अलावा आपके जेबीटी के जो एग्ज़ाम होने हैं, और जितने भी एचपी राज्य चयन आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, क्योंकि इसकी जो एजेंसी है दैट इज़ टीसीएस। ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस बेस्ड है। जिस तरीके से टीसीएस क्वेश्चन पूछता है उसी के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और एचपीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एचपीपीएससी आपका एग्जाम लेता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो है पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। इस सीरीज को हमने नाम दिया है प्रयास सीरीज। ठीक है, ये प्रयास सीरीज रहेगी, ये है कंटिन्यू चलेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। आज हमारे फर्स्ट लेक्चर है और डेली वीडियो की जो टाइमिंग है, जो डेली मैं वीडियो आपको पोस्ट करूंगा, वो डेली शाम को 5 बजे, 5:30 बजे जो आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेगा। डिटेल डिस्कस किया करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू रखेंगे। इसके अलावा एक और सीरीज, अगर इस पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, आपको अच्छी लगी है वीडियोज़, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक और जो है मैं थियोरेटिकल पोर्सन, जिसमें पूरी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, चाहे हिमाचल जेके की हो या इंडिया जेके की हो, वो सीरीज भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग डैश में फली फूली। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां से एक क्वेश्चन टीसीएस पूछता ही है। उससे पहले हमारा जो हमीरपुर बोर्ड था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा टेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसी को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि कांस्य युग किसको कहा जाता है, तो कांस्य युग जो है इसी सभ्यता को कहा जाता है। यही जो सभ्यता थी इसको कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो टेन्योर था, कब से कब फली फूली, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक बुक्स में जो आपको 2600 बीसी से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ एक बुक्स में आपको 1700 बीसी तक मिलेगा। तो ये जो कॉमनली लिया गया है एनसीईआरटी में, जो है 1750 तक है। जो कॉमनली यूज होता है, जो टीसीएस कंसिडर करता है, वो है 2500 से लेके 1800 बीसी तक। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो युग था ये था 2500 से लेके 1800 बीसी तक। अब ये क्यों वेरिएशन आता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। जैसे हमारा हिस्ट्री है उसको हम एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न करके पढ़ते हैं, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी तरीके से डिवाइड थी। उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वहाँ से देखने को मिलता था हमारे को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ये जो सभ्यता है इसी को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जो ये ईयर है 2500 से लेकर 1800 बीसी, इसको फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, किस पद्धति द्वारा जो है इसको फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 C14 जो पद्धति है इसका यूज किया जाता है। अगर हम इस तरीके के पुरानी जो ईयर्स है उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है, उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी जो जो ये सभ्यता थी, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है आपको जगहें देखने को मिलेगी, मोहनजोदारो वगैरह। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो सिंधु घाटी है इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो एक की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी। इसको आर डी साहनी के रूप में हम लिखते हैं, अगर हमने शॉर्ट में लिखना हो, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 1921 में इसकी खोज की गई थी। आई होप आप इसके जो नोट्स है वो साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं आपको जो लेक्चर है वो मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड कराऊंगा। सोमवार से लेके शुक्रवार तक हम डेली लेक्चर लेंगे, सैटरडे को उसका रिवीजन करेंगे। जब हमारे 4 लेक्चर पूरे हो जाएंगे, सॉरी 4 हफ्ते के पूरे लेक्चर हो जाएंगे, 28 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, 20 लेक्चर होंगे, वैसे 5 लेक्चर हम पर डे पर वीक करेंगे। तो 20 लेक्चर जब आपके पूरे हो जाएंगे तो पूरे महीने का जो है एक ही दिन इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा जो है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो है इसको, इस वीडियो को एज अ आप रिवीजन के तौर पे जो है ले सकते हैं। डेली आपको इसको देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस बेस्ड है। अभी आपको क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम में देखोगे, तो यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे हूबहू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, और एक क्वेश्चन मिक्स रखे हैं मैंने, हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लिया है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध किससे थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके जो ट्रेड रिलेशन थे वो किसके साथ हुआ करते थे, वो हुआ करते थे मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया से
जो है इनका ट्रेड हुआ करता था। जो सिंधु घाटी की मोहरें मिली थी हमारे को सभ्यता में, उसमें भी इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। उसमें भी कुछ एक जो है इसके चित्र बने हुए हैं, और मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ है उनमें भी इसके बारे में डिस्कस मिलता है हमारे को। और ये जो थे, ये जो संबंध थे, यानी कि जो ये ट्रेड हुआ करता था, ये तो या तो व्यापारिक तौर पे समुद्र के रास्ते से हुआ करता था, या फिर आपके ज़मीन के रास्ते। तो समुद्र के रास्ते से इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, वो कहाँ पे था? वो था लोथल के अंतर्गत। लोथल जो एरिया है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है आपका। यहाँ पे क्या हुआ करता था? यहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इस्लामी शासनकाल में उसके दौरान निम्न में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? एक पर्सनल प्राइवेट बिल्डिंग किसको कहते थे? तो जो इस्लामी शासनकाल था, ठीक है, इसमें दो तरीके की जो बिल्डिंगें थी वो बनाई जाती थी, एक दीवाने खास, एक दीवाने आम। तो दीवाने आम जो थी वो आम जनता के लिए है, जिसमें आम आ गया, ठीक है, यानी कि जो भी वहाँ की जनता है उनसे राजा मीटिंग करते थे, जब भी उनसे बात करते थे तो दीवाने आम में बैठते थे। लेकिन जब अब प्राइवेट अपने किसी खास पर्सन के साथ उनको बैठना होता था, कुछ डिस्कशन करना होता था, तो यूज़ किया जाता था दीवाने खास को, इस बिल्डिंग को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर, या फिर फतेहपुर सीकरी की बात करें, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपने विजिट किया होगा तो दीवाने खास करके जो है वहाँ पे अलग से एक इमारतें बनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में 1800 जो स्थावन की विद्रोह हुआ था उसके नेता थे? उसके जो नेता थे, दैट इज, अगर 1857 की क्रांति की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे वीर सुरेंद्र शाही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे वहाँ के इंपॉर्टेंट नेता थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से टीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी जो हमारे एग्जाम हुए हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कुंवर सिंह के बारे में, ठीक है। वो जो थे कुंवर सिंह, आपके बिहार में, बिहार से उन्होंने जो है लीड किया था इस आंदोलन को। तो 1857 की क्रांति से कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जो चर्बी वाले कारतूस थे, ब्रिटिशर ने क्या किया था कि चर्बी वाले कारतूस इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। और पहला स्वतंत्रता संग्राम था भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में ही हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी रूल था वो हट गया था, और डायरेक्ट जो भारत था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। पहले कंपनी रूल करती थी भारत के ऊपर, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी बीच से हट गई थी, डायरेक्टली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो रूल करने लग गई थी, उसके ऊपर चला गया था। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि ये हुआ कहाँ से था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जो 1857 की क्रांति है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। डेट एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ ली जाती है, तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जो है ये वहाँ से शुरू हुई। अब इंपॉर्टेंट नेता हो जाते हैं, वहाँ से शुरू हुई थी ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, इस तरीके से चलती रही, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट आपके सिटीज़ है, जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ से किसने लीड किया? वहाँ से बहादुर शाह जफर ने इसको लीड किया। कानपुर में अगर हम बात करें, कानपुर में नाना साहब और तांते टोपे जो थे उन्होंने इसको लीड किया। लखनऊ से बात करें तो जो हजरत महल जी हैं उन्होंने इसको लीड किया। बिहार से बात करें, कुंवर सिंह ने लीड किया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो पर्सनस है, इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इसको लीड किया, और इंपॉर्टेंट जो सिटी है वहाँ से टीसीएस एग्जाम पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश आया है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जो वक्फ बोर्ड है, ठीक है, उसमें एक अमेंडमेंट किया था। उसका जो बिल है उसमें एक बिल लेके आए थे, उसमें अमेंडमेंट किया था। तो इसकी क्या संरचना में बदलाव हुए थे? तो इसमें क्या हुआ था, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी हंगामा इसके बारे में हुआ था। इसमें क्या किया गया, पहले जो थे इसमें चुनाव होते थे, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते थे उनके लिए चुनाव होते थे, लेकिन अब ये जो पावर है ये दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर किसको दे दी गई है? राज्य सरकार को दे दी गई है। वो चयन करेगी इसके सदस्यों का। और मुस्लिम्स में भी काफ़ी जो है आगे चलता है, जैसे सिया, सुन्नी, बोहरा वगैरह, ठीक है। तो इसके जो मेंबर है अब गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत को 1991 के सुधारों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1991 में क्या हुआ था कि भारत जो है
भारत का जो मुद्रा भंडारण था, यानी कि भारत के पास जो पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था 1991 में, और देश पर जो कर्ज चुकाने की जो सीमा थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है, यानी कि सीमा कम हो रही थी और जो कर्जा था वो बढ़ चुका था। तो भारत जो था अपने सीमित संसाधनों का यूज कर रहा था, लेकिन कर्जे को जो है पूरी तरह से जो है कर्जा मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो उस समय जो हेल्प की गई थी वो की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, IMF द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है भारत की ये जो है हेल्प की थी 1991 में, जब हमारे यहाँ पे कर्जा ज़्यादा था तो इसको दूर करने के लिए 91 में। और IMF का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। IMF की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर, और इसमें लगभग 191 देश है, 191 देश जो है इसका हिस्सा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देशों को कर्जा देता है, एक्चुअली लोन देता है, ठीक है। जो भी देश गरीबी से जूझ रहे हैं या फिर किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो उनको जो है ये प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, ऑप्शन के साथ देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। WHO के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी के नाम पे, ठीक है, जब ये बना था, कब बना था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो 7 अप्रैल को ही हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा भारत का राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा ऐसा देश राज्य है भारत का जिसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भी लगती है और भूटान के साथ भी लगती है? तो ये है असम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है हमारा जो स्टेट है, उसकी जो सीमा है वो भूटान देश के साथ भी लगती है और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। असम को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है, ये है असम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्क है ये। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए भी असम को माना जाता है। और अभी करंट अफेयर से आपको याद करना है कि अभी 8वां वित्त आयोग, एट्थ पे कमीशन लागू करने वाला, एट्थ पे कमीशन को लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है, एट्थ पे कमीशन को लागू करने वाली जो फर्स्ट स्टेट बनी है, दैट इज़ असम। हिमाचल अभी भी वही 12-13 हज़ार रुपये की फिक्स सैलरी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन असम ने जो है इंट्रोड्यूस किया है 8वां पे कमीशन। इसने 8वां पे कमीशन जो है अपने यहाँ पे लागू किया है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII, इस क्वेश्चन को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब जितने भी TCS के एग्ज़ाम ले लो पुराने, वहाँ पे ये क्वेश्चन TCS ने पूछा ही पूछा है, चाहे किसी भी एग्जाम में आएगा। हिमाचल प्रदेश के अभी जो एग्ज़ाम TCS कंडक्ट कराएगा 1-2 महीने में, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, चाहे आप CGL की ले लो, NTPC, अदर जितने भी TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी जो है TCS ने पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है दिल्ली में। DTA में जो है दिल्ली में पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। अगर आप पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही TCS एजेंसी ही हिमाचल प्रदेश में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। हिमाचल में भी 120 क्वेश्चन है, वहाँ पे भी 120 क्वेश्चन जो है TCS ने कंडक्ट कराए हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स है, आपको चाहिए इसका PDF या फिर इसकी वीडियो, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसका वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपकी इसमें थोड़ी सी रुचि है। तो ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा किस तरीके से पटवारी का एग्जाम DTA ने कंडक्ट कराया है। 120 क्वेश्चन, हिमाचल में भी 120 आएंगे, बस वहाँ पे क्या है कि दिल्ली के जो क्वेश्चन है उसकी जगह HP के क्वेश्चन आ जाएंगे। ASCII के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसके बारे में पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
माफ़ कीजिए, मैंने गलत आपको यहाँ पे जो है बता दिया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। अब ये जो ASCII है कोड जो है ये इसके बेसिकली दो रूप है। ASCII की अगर हम बात करें, ये बेसिकली दो में आता है, इसके दो कोड है, ठीक है। एक तो आता है आपका 7 बिट में, एक है आपका 7 बिट और एक है आपका 8 बिट। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, एक आपका 7 बिट है ASCII 7 बिट और एक है आपका 8 बिट। इसमें जो रेंज चलती है आपकी 7 बिट में वो चलती है 0 से लेके 127 तक, इसकी जो रेंज है 0 से लेके 127 तक। और जो आपका 8 बिट है इसकी जो रेंज है आपकी वो 0 से लेके 255 तक चलती है। इसकी जो रेंज है आपकी वो कहाँ तक चलती है, 255 तक चलती है, जो 8 बिट है आपका। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखना डेफिनेटली एक देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की एक तो डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता होनी चाहिए, कौन सा जो है इसका एक पार्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करें, कंट्रोलिंग यूनिट इसका पार्ट है, रजिस्टर भी इसका पार्ट होता है। अगर हम बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU तो भी इसका पार्ट है। ग्राफिक कार्ड जो होते हैं ये इसका पार्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ग्राफिक कार्ड होते हैं हम एक्सटर्नल इसमें मेमोरी के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो ये जो है इसका पार्ट नहीं होते। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो रैम भी जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। इसके अलावा HDD तो आ गया, SSD की बात करें, HDD की बात करें, जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो भी CPU का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। रैम भी जो है CPU का पार्ट नहीं है। CPU के जो मेनली पार्ट है दैट इज कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करें। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2025 की बात की जा रही है, अभी 2026 के अनाउंस होंगे आपके जो पद्म अवार्ड है। पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में दी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका पद्म विभूषण, जिसमें अभी 2025 की अगर हम बात करें, 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में जो है टोटल 139 कैंडिडेट को दिए गए, तीनों मिला के, जिसमें से 7 जो दिए गए वो पद्म विभूषण थे, पद्म विभूषण। उसके बाद अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो वो दिए गए कितनी कैटेगरी में, वो 19 कैटेगरी के 19 पर्सनस को दिए गए। और जो लास्ट में बचे दैट इज पद्म श्री, वो 113 पर्सनस को दिए गए। 139 टोटल दिए गए। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने पद्मा अवार्ड 2025 में दिए गए थे। तो 2025 में 139 दिए गए थे, जिसमें से 7 जो थे पद्म विभूषण थे, जो कि हाईएस्ट होते हैं इसमें सबसे रैंक वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण। उसके बाद हम पद्म भूषण आता है जिसमें 19 पर्सन को दिया गया, और लास्ट में आता है पद्म श्री जो कि 113 पर्सन को दिया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें शेखर कपूर की, तो इनका जो फील्ड है दैट इज कला आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में 67वें संस्करण में वार्षिकी ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। अभी क्या हुआ, जो 67वां है उससे यहाँ पे पूछा गया है, फरवरी में हुए थे ये ग्रैमी अवार्ड। तो इसमें जो दिया गया है वो बियॉन्से की जो एल्बम है दैट इज काउबॉय कार्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या दिया गया, ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसको क्या दिया गया, एल्बम ऑफ द ईयर। 37 जो है अवार्ड इनको मिले, 35 अवार्ड इनमें मिले इनको, और इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 10 दिसंबर को मनाए गए मानव अधिकार दिवस 2025 की क्या थीम थी। थीम्स बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जो TCS एग्जाम लेगा वहाँ पे थीम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। हो सकता है कभी पूछ ले कि कौन सा दिवस कब मनाया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% केस में क्या होता है कि वो थीम पूछता है। अभी विश्व मानव दिवस की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स डे की बात करें, तो मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी दैट इज आवर एवरीडे एसेंशियल, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बनाया कब गया, तो 10 दिसंबर को। कब मनाया गया, 10 दिसंबर को। इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर मंथ। दिसंबर महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1 दिसंबर को आपका आता है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एड्स डे। 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मनाते हैं मिट्टी दिवस, सॉइल डे। इंग्लिश में बात करें तो सॉइल डे कब आता है, 5 दिसंबर को। इसके अलावा 11 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे। इसके बाद एक दिन बाद यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें 16 दिसंबर को,
तो 16 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन मनाया जाता है विजय दिवस। इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है विजय दिवस 16 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर पूछ रहा है, TCS का जो आपका एजेंसी है वो एग्जामिनर पूछ। नेक्स्ट देखिएगा, अब हिमाचल जीके के 2-4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इन विच ईयर बाबा कांशीराम गिवन द टाइटल पहाड़ी गांधी? पहाड़ी गांधी का अवार्ड दिया, जो किताब है वो दिया गया था किसको? बाबा कांशीराम को। लेकिन कब दिया गया था ये पूछा गया है, तो ये दिया गया था 1937 में। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया था? 1937 में। बाबा कांशीराम कहाँ से थे? ये थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन क्या आएगा कि बाबा कांशीराम का संबंध किस जिले से है? तो इनका जो संबंध था वो था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, इन्हीं के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकट जारी की थी 50 पैसे की। कब जारी की थी? 1984, 1984 में भारत सरकार ने इनके ऊपर जो है टिकट जारी की थी। इनके ऊपर एक टिकट जारी की गई थी। कितने की? 50 पैसे की टिकट थी, वो 1984 में जारी की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, हब्बन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हब्बन वैली कहाँ पे है? हब्बन वैली की अगर हम बात करें तो हब्बन वैली पड़ती है आपकी सिरमौर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजगढ़, जिसे हम पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर ये घाटी आपकी पड़ेगी, हब्बन वैली। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वैली है, दैट इज़ क्यारदा दून वैली। क्यारदा दून वैली, क्यारदा दून वैली भी कहाँ पे है? ये भी आपकी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। सोलन से बात करें तो सिरसा वैली इंपॉर्टेंट है यहाँ की, और दून वैली, ठीक है, दून वैली जो आपका बद्दी का एरिया है दैट इज़ दून वैली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। शिमला से बात करें तो शिमला में कौन सी है? अश्विनी। अश्विनी जो घाटी है शिमला से शुरू होती है आपकी कुफरी, और उसके बाद जो आपकी सोलन तक नीचे तक आ जाती है। कुल्लू से कुल्लू मनाली घाटी सभी को पता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ, अपने ही जिलों के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश में मंडी, और अगर हम कांगड़ा की बात करें तो ये 6 जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में, ठीक है। यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंडी हो जाएगा। मंडी की देखिएगा, यहाँ पे अगर हम नीचे से साउथ की तरफ से बात करें तो इसके साउथ में है आपके यहाँ पे सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। इसकी जो सीमा है देखिएगा, इसकी जो बाउंड्री है वो किस किस के साथ लगती है? इसकी जो बाउंड्री लगती है वो सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कांगड़ा की, तो कांगड़ा भी किस किस के साथ लगता है? कांगड़ा की जो यहाँ पे सीमा लगती है वो लगती है ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, इसके बाद ये लाहौल स्पीति है ऊपर, ठीक है, काजा यानी कि लाहौल स्पीति, और इसके अलावा चंबा के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो चंबा के साथ भी लगती है। हमने हिमाचल मैप को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था एक वीडियो में। अभी फिर दोबारा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम मैप की बात करते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ हम कंसीडर करते हैं। नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, साउथ नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ईस्ट इस साइड आएगा आपका, वेस्ट इस साइड आएगा। तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये जो यूनियन टेरिटरी है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे है? नॉर्थ में है। इस साइड क्या है? अगर हम ईस्ट वाली साइड करें, यहाँ पे है तिब्बत। यहाँ पे क्या है? तिब्बत, जो कि चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें साउथ में हिमाचल प्रदेश के लगता है हरियाणा। क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा आपका हरियाणा, और थोड़ी सी बाउंड्री कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे यूपी के साथ भी टच होती है हिमाचल प्रदेश की। और इसके जो है साउथ ईस्ट में ही है क्या? उत्तराखंड। और अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में पड़ता है पंजाब। वेस्ट में क्या है? पंजाब। पंजाब के साथ भी हिमाचल प्रदेश अपनी भूमा जो सीमा है वो साझी करता है। पंजाब ऐसी स्टेट है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया हिमाचल प्रदेश के अपने ज़िलों के बारे में, ठीक है, अपने ज़िलों के बारे में जिसकी सीमा जो है साझा होती है किसके साथ, कि किस ज़िले की सीमा सबसे ज़्यादा साझा हो रही है, तो दैट इज़ मंडी एंड कांगड़ा। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ टच होती है, तो बाहरी राज्य कौन सा है? वो पंजाब है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ टच होती है। यहीं पे जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आपने याद करने हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कौन कौन से? कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा सिर्फ अपने हिमाचल में ही लगती है, बाकी ना तो किसी देश के साथ लगती है, ना किसी राज्य के साथ लगती है। बाकी अगर हम 9 की बात करें, जैसे सिरमौर है तो इसकी सीमा उत्तराखंड से, हरियाणा से टच हो रही है। सोलन आपका पंजाब से भी टच हो रहा है, हरियाणा से भी टच हो रहा है। बिलासपुर, ऊना,
कांगड़ा ये पंजाब से टच हो रहे हैं, चंबा ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से जो है आपका लाहौल स्पीति, किन्नौर तिब्बत के साथ टच हो रहा है, शिमला जो है उत्तराखंड से लग रहा है। लेकिन कुल्लू, मंडी एंड हमीरपुर ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में ही है, यानी कि इनको हम इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। इंटरलॉक डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? कुल्लू, मंडी, हमीरपुर। और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी पहले कि जब भी हम साउथ से नॉर्थ की तरफ को जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? 3S आएगा, बीच में आएगा 3K। 3S स्टैंड फॉर सिरमौर, सोलन, शिमला। ठीक है, नीचे से जब भी हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले सिरमौर आएगा, फिर सोलन, शिमला, बीच में 3K आएगा। ये 3K पड़ता है आपका किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा। 3K का मतलब क्या है? किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा। ठीक है, ये इस तरीके से जो लाइन है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएँ तो ये हिमाचल प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं इसमें और जो है कंटेंट डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और है, आई थिंक, हाँ एक और क्वेश्चन है लास्ट में। यहाँ पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात की गई है कि IGMC शिमला की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1966 में की गई थी। पहले सिर्फ मेडिकल कॉलेज था, बाद में इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया था, IGMC। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीज़ें, थ्योरी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी जो भी वीडियो लेक्चर आएगा। और एक मैं फ्री रिवीजन बैच जो है स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फ्री रिवीजन जिसमें पूरा हिमाचल प्रदेश ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जितने भी MCQs है, 1000+ MCQ है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब होगा अगर आप सपोर्ट करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, और टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा जो है ये चीज़ें रहेगी। अगर मेरे पास टाइम होगा, लेकिन मैं निकालूंगा टाइम, कोशिश करूंगा आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही। कोई भी और भी कोई क्वेरी है आपकी, ज़रूरी नहीं इसी एग्ज़ाम को लेके, और भी कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।